जय भीम साथियों, मैं हरिकेश्वराम सशक्त भारत चैनल से। आज हमारे साथ हैं एडवोकेट डॉक्टर मुंशी प्रसाद जी, और आज डिस्कशन हम लोग करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स में वर्गीकरण उप वर्गीकरण करने का और क्रिमिनल लगाने का, तो इसी बिंदु पर हम बात करेंगे और जानने की कोशिश हम लोग करेंगे कि आखिर इसका मकसद क्या है और इसका अंतिम रिजल्ट क्या है। तो पहले डॉक्टर साहब ये बताइए कि इसको आप किस रूप में ले रहे हैं, ये जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है उसको आप कैसे देखते हैं? चलिए, आपको याद करने के लिए धन्यवाद। और ये सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है जो आया है, ये डेमोक्रेसी के ख्याल से और जो यहाँ की पृष्ठभूमि है उस ख्याल से सही नहीं है। एक कोर्ट का निर्णय है। अपने कोर्ट क्या है, कोर्ट दो पक्षों की राय को सुनता है, जो एक अच्छा लगता है उसको समझ में उसको कोर्ट दे देता है। वो विवेक से काम बहुत गांव की एक पंचायत जितनी ढंग से करती है कि कुछ उसको पावर होता है एक्स्ट्रा, लेकिन ये एविडेंस और इसके आधार पर अपना डाले और किस कैटेगरी से। तो जहाँ यहाँ पर रिजर्वेशन जो है को आर्थिक माना जा रहा है, पिछड़ापन कारण माना जा नहीं, रिजर्वेशन जो शेड्यूल कास्ट से मिला है ये तो छुआछूत का आधार है, अनटचेबिलिटी बेस रहा है इसका। तो उस चीज़ को क्या, अगर जितने लोग परसेंटेज अगर देखा जाए कि जो पढ़ लिख गए हैं सामाजिक विरोध, क्या उनके साथ खत्म हो गया अटैचमेंट? क्या उनके भेदभाव नहीं हो रहा है? ऐसा तो कुछ नहीं है, सब अभी भी है। ठीक है, एक तरीके बदल गया करने का तरीका वो नहीं, वो देखिए, वो तो सरकार कह रही है कि संवैधानिक रूप से तो बदल दिया गया है ना, और अगर मान करेगा तो उस पर दंडनीय अपराध भी है। तो इसलिए मान लिया उसका नहीं है, मेन है कि भाई करा है कि भाई गरीबों को, अगर उसमें शेड्यूल कास्ट के गरीबों को अगर अलग से कोटा दिया जा रहा है, उनको अगल बढ़ाने का कोशिश हो रहा है, तो बढ़े चढ़े लोग आखिर विरोध क्यों करते हैं? उनको तो नहीं करना चाहिए, उनको तो खुश होना चाहिए। वो तो शेड्यूल कास्ट का लिस्ट जो है, मान लीजिए कि उसको टिंकरिंग क्या सुप्रीम कोर्ट कर सकता है क्या? नहीं, इसमें देखिए इस चीज़ को थोड़ी सी गहराई में जाना पड़ेगा। हाँ। कि आखिर पिछड़ेपन का कारण क्या है? हाँ, लोग बढ़ा कैसे? वो सबसे बड़ी है एजुकेशन। अगर नौकरी, कोई भी नौकरी पेशा करने के लिए एजुकेशन चाहिए। तो जो एजुकेट नहीं है और जो मान के जा रहा है कि कुछ जाति शेड्यूल कास्ट में बढ़ गई है, तो एजुकेशन में आगे आया। जब एजुकेशन में आया तो आगे बढ़ा, तो उन लोगों को भी एजुकेशन में आगे, जो नहीं बढ़ा उसको भी एजुकेशन लाना पड़ेगा। तो लाने का काम कितना है? गवर्नमेंट का काम है। उसको फैसिलिटी मान ली, आर्थिक रूप से भी कमजोर है, समझ कर जाए, तो उसको ऐसी व्यवस्था करने में कि समान शिक्षा लागू हो, सबको शिक्षा मिले, उनको बहुत कुछ नहीं, आवासीय विद्यालय टाइप का बना करके और उसमें रह करके किताब कॉपी खाना पीना सब कुछ करके पढ़ाई लिखाई की देना चाहिए ताकि वो बढ़े। तो वो चीज़ को नहीं करके सिर्फ ये कर दिया जाए, तो अगर उस पर शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो फिर पीछे के पीछे ही पड़े रहेंगे। तो ये भी अगर वर्गीकरण होगा और बाकी सीट भी ऐसे ही खाली रह जाएगी, खाली जाएगी, 3 साल के बाद रिजर्व करेगा लोग कि फिर वही जनरल को दे दिए। वो तो उसको इफेक्ट नहीं पड़ेगा। देखिए, उसको मान लीजिए कि ये इफेक्ट न पड़ेगा कि मान लें कि जो बढ़े चढ़े लोग हैं वो आउट हो जाएंगे, एक तरह से वो रिजर्वेशन के खिलाफ है। जैसे ही आप रिजर्वेशन को हटाइएगा तो वो रिजर्वेशन के पक्ष में क्यों रहेंगे? ठीक है, तो आपका जो रिजर्वेशन का मूल मकसद है, डॉक्टर अम्बेडकर ने जो संविधान में व्यवस्था किया, उस मकसद ही खत्म हो जाएगा और उसके खिलाफ मान लें कि एक तरह से जो मजबूत संपन्न लोग कह रहा है, अगर मान लीजिए कि उसके खिलाफ चला गया तो बताइए रिजर्वेशन का क्या दशा होगा? मतलब समझिए कि जो डॉक्टर अम्बेडकर का जो रिजर्वेशन के संबंध में जो उन्होंने रिप्रेजेंटेशन दिया है, उसका एकदम सत्यानाश मानने के होने का पोजीशन हो गया। हमको लगता है इसका आधार से रख दिया गया क्या इन्हीं चीज़ों का आधार हुआ है। हाँ। इन चीज़ों पर ध्यान देने वाले लोग, जो चाहे ब्यूरोक्रेसी में हो, चाहे जुडिशरी में हो, चाहे विधायिका में हो, इन लोगों को ही सोचना चाहिए कि हर आदमी यही बोल रहा है ना कि जो है इन लोग को बढ़ गया, इन लोग को रिजर्वेशन से निकाल दिया, तो और लोग का हक किसी का नहीं है। अगर परसेंटेज निकाल लीजिए कि जिसका जास्त का जितना शेड्यूल कास्ट में अलग अलग जातियां हैं, उनको किसी को भी कोई भी नौकरी में, एजुकेशन में किसी को 50% भी नहीं पहुंचा है। नहीं, अभी पर नहीं पहुंचा है। अभी तो कोटा पूरा भी नहीं हुआ है। तो कोटा में कोटा की बात मान लीजिए कौन देगा? तो अभी सब कुछ पढ़ने लिखने के बाद भी तो उतना पूरा नहीं हो रहा है। तो जब हटाइए दीजिएगा जो पढ़े लिखे लोग को, तब तो एकदम नगण्य हो जाएगा।
इसका मतलब है हाँ? कि जो देश को संचालित करने वाली जो व्यवस्था है, हाँ? जो आईएएस है, हाँ? आईपीएस है, जो कार्यपालिका का जो हाँ, अंग हाँ, है, हाँ, तो इसका मतलब कि यही लोग उसमें जा सकते थे। बिल्कुल। और इन्हीं को चूंकि आगे बढ़े हुए हैं, हाँ? तो अगर मान लिया कि इनको हटा दिया जाएगा तो वहाँ पर जीरो हो जाएगा। हाँ? तो इसका मतलब है कि वहाँ पर जो आपका प्रतिनिधित्व है, मेन जगह, जो निर्णायक जगह पर, और वहाँ पर शेड्यूल का जीरो हो जाएगा। हाँ? इसका मतलब है कि जो उनका वर्चस्व वहाँ होगा, हाँ? जिनका, हाँ? जैसे मान लिया कि सवर्ण क्लास का वर्चस्व है, तो हाँ? अपने हिसाब से चलाएंगे, शेड्यूल कास्ट का अन्याय करेंगे फिर। हाँ? तो इसका मतलब शेड्यूल कास्ट के वर्चस्व को, शेड्यूल कास्ट के प्रतिनिधित्व को, और जो निर्णायक पद है, उस निर्णायक पदों पर उसके प्रतिनिधित्व खत्म करने का एक प्रयास भी तो हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल होगा, इसलिए कि इसके पीछे भी इस टाइप के जो निर्णय आते हैं कहीं ना कहीं मानसिक रूप से आदमी को जुड़ा करके देता है। एक दिमाग में बैठा है कि 70 साल 75 साल से रिजर्वेशन है, अरे भाई रहा तो कहाँ बढ़वाए, कहाँ 100% हो गया, किसी को कुछ बढ़ जाता, और ये सोच ही है कि इसको उतने पर दबा दिया जाए। तो आपको थोड़ी सी, जो लोग अच्छे लोग हैं, जो पढ़े लोग को समझ जाए, फिर ये तो सोचे कि चलो तो इसकी परसेंटेज देख लें। अभी तो बिहार का जनगणना हुआ, जनगणना में भी आया है, पूरा डिटेल्स आया है, तो लोग देख ले कि परसेंटेज क्या है, क्या है, कितना बढ़ना चाहिए, कितना होना चाहिए। जहाँ आपको ज़मीन नहीं है, मकान नहीं है, शिक्षा नहीं है ना, और सब कुछ में कमी है, फिर उसके बाद से आप कैसे सकते हैं कि सक्षम हो गया। और दूसरे का आधा बढ़े हुए को दूसरे को ये क्यों दोषी मानते हैं कि दूसरे को रोक लिया, वो तो कुछ किया तो बढ़ा ना भाई। नहीं, रोका कहाँ किसी को, उसने जो आगे बढ़ा उसने तो किसी को रोका नहीं है जी। नहीं, वो तो अपना भी अभी पूरा परसेंटेज नहीं ले पाया। वो तो सिर्फ शिक्षा का उपयोग किया, शिक्षा का हथियार बने, इसलिए आगे बढ़ गया। अगर कोई देख लेता है कि मान ले कि इतना कुछ MLMP से 40 गो में 40 39 जो है MLA का है, 6 गो है, कुछ बढ़ गया तो ठीक है, उतने देंगे, बाकी लोग का क्या हुआ, उतने परिवार को कुछ बढ़ा। अब एजुकेशन में नौकरी में ही देखिएगा कि ठीक है, आप सेक्रेटरिएट का बोर्ड है कहीं और जिले में देखिए कि 5 को अगर 500 आदमी में अगर 200 मिल गया बोर्ड, मैंने 20 को 25 को मिल गया, तो वह नजर आए इतना हो गया। एक चीज और देखने को मिल रहा है कि आज शिक्षा के प्रति इतना जागरूकता फैला हुआ है, और जब हम लोग सवेरे टहलने निकलते हैं तो देखते हैं कि औरतें जो 6 बजे उठ कर 6-5 बजे उठ जाती है, बच्चा को तैयार वार करा के बस्ता ले उसको बस को छोड़ने आती है, लगातार भीड़ लग रहा है। तो आज माँ बाप बाल बच्चों पर इतना ज़्यादा ध्यान देता है, तब जाकर 25-30 साल में बच्चा उस लायक बनता है, ठीक है। और अगर जो माँ बाप अगर बाल बच्चा को ध्यान नहीं देगा, और सुबह से मान लीजिए कि उठेगा या उसको चुनने में लगा देगा, है कि नहीं, मतलब अवेयरनेस की कमी के कारण, तो बताइए कि उसका बच्चा कैसे आगे बढ़ेगा। तो मूल बात है कि देखिए, होता है कि अभी तक चलता था क्या कि आगे जो हमारे आगे है उसको देखकर प्रेरणा आदमी लेता था कि भाई हमको भी वहाँ पहुँचना है, जिस रास्ते वो आदमी पहुँचा है हमको भी वहाँ पहुँचना है। लेकिन आज ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि उसे प्रेरणा लेने के बदले उसको अपना दुश्मन मान रहा है कि ये आदमी कैसे आगे बढ़ गया, इसको हम कैसे गिरा के हम अपने बराबर कर लें। मतलब हम बढ़ के उसके बराबर नहीं हो गए, बल्कि उसको टांग खींच के, है कि नहीं, जहाँ हम है वही जो उसको ला, ताकि बराबरी का बात हो। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। तो ऐसे से लोगों को बचना चाहिए और समाज को आगे बढ़ने के बारे में सोचना चाहिए। दूसरा बात ये है कि और हम जानना चाहते थे कि शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन और बैकवर्ड का रिजर्वेशन, तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि जिस तरह से बैकवर्ड क्लास में क्रीमी लेयर और वर्गीकरण है, तो समानता के सिद्धांत का पालन करते हुए SC/ST में क्यों नहीं हो सकता, और उसी को आधार बना के इन्होंने इसमें भी क्रीमी लेयर इसका बात माली कर दिया। तो इसके संबंध में क्या आप मालूम? ये चीज़ गलत है। कोई भी सोचो, देखिए हम बताए कि ये प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र के हित में कार्य, कोई अपनी मानसिकता से अपनी से संविधान है, संविधान को देखा कि समाज की आत्मा क्या है, संविधान कहना क्या चाहता है, करना चाहता है, व्यवस्था क्या किया है। तो वो जो अनटचेबिलिटी का आधार शुरू से माना, अब बैकवर्ड को देखिएगा कि बैकवर्ड में अनटचेबिलिटी नहीं है ना। तो इसलिए सबसे पहले बाइकआउट को क्यों नहीं दिया, वहाँ के लोग तो बाइकआउट को मानने के लिए भी तैयार नहीं थे कि हमको बने। और जो काका कालेश्वर का भी को लोग नहीं माना, इतने दिन के बाद हुआ जबकि शेड्यूल कास्ट अलग हो गया, बाद में मंडल आयोग हुआ, उसके बाद से लाया गया। आखिर कुछ कारण था ना, तो कारण अनटचेबिलिटी था, अनटचेबिलिटी को अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। अगर आप देख रहे हैं जितने अभी भी अनटचेबिलिटी के चलते, गरीबी के चलते रेप हो रहा है, घटनाएँ घट रही है,
पढ़े लिखे लोग जो है गांव के, अगर कोई पढ़ा लिखा नौकरी पे उसको भी दबाया जा रहा है। नहीं, उसको देखिए, हाँ। देखिए अनटचेबिलिटी, देखिए अनटचेबिलिटी को आप कहिएगा ना, हाँ। तो अनटचेबिलिटी तो ये है कि भाई रेप किसके साथ है? हाँ, नहीं, रेप अगर हो भी रहा है हाँ। तो अमीर मान ले कि जो आगे पढ़ेगा उसके साथ नहीं हो रहा है, हाँ। और रेप हो रहा है गरीब के गरीब के साथ, साथ। ठीक है, तो वहाँ पर वो कर जाएगा ना कि हम गरीब है इसलिए मेरे साथ हो रहा है, वो बात नहीं है। हाँ। मेरा ये कहने का मतलब ये हुआ कि अनटचेबिलिटी तो संवैधानिक रूप से खत्म, ठीक है, हाँ। भले उसका रूप बदल गया, हाँ। मान लो कि ऊपर जो पढ़ ले उनके साथ दूसरे तरह का अनटचेबिलिटी है, दूसरे तरह का व्यवहार हो रहा है, नीचे क्लास में उसका दूसरे तरह का मान ले कि हो रहा है, अभी हो रहा है, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एक तरह का आपको अनटचेबिलिटी का शिकार सभी लोग रहा है, एक तरह का प्रावधान आपको संवैधानिक आपको अधिकार मिला है, और उस अधिकार को कोई प्राप्त करके आगे बढ़ा, कोई पीछे छूट गया, तो मान लीजिए कि जो पीछे छूट गया तो उसके लिए सरकार को व्यवस्था करना चाहिए, और है भी। आप देखिए, आप हम लोग पढ़ते थे तो हम लोग को पढ़ते थे, हम लोग को इनकम सर्टिफिकेट मिलता था, इसलिए कि जिसको ज़्यादा इनकम वाले के माँ बाप था तो उसको स्टाइपेंड नहीं मिलता था, अच्छा उसको और भी मान लीजिए जो फैसिलिटी नहीं मिलता था, छूट नहीं मिलता था, लेकिन जिसका कम था उसको स्कॉलरशिप मिलता था, छूट मिलता था, वो तो शुरू से व्यवस्था। लेकिन कहने का मतलब कि जो ध्यान नहीं देगा शिक्षा पर, आपको लाख सारा सुविधा दे दिया जाए, अगर शिक्षा पर आप ध्यान नहीं देंगे, अगर आप शिक्षित नहीं होंगे तो आप उस अधिकार को नहीं प्राप्त कर सकेंगे। अधिकार को प्राप्त करने के लिए सबसे नितांत आवश्यक है कि आप शिक्षा को ग्रहण करिए। बाबा साहब का जो मूल सिद्धांत था, पहला सिद्धांत शिक्षित होने का, उसको अगर नहीं अपनाएंगे तो लाख आपको फैसिलिटी दे दिया जाए, आप मान लो उस मुकाम तक नहीं पहुंच सकते हैं। तो बाबा साहब के जो शिक्षा का जो उनका मूल मंत्र था, उसको जिसने अपना लिया, जिसको मान लो उसको हथियार बना लिया, वो आगे बढ़ गया, और जो इग्नोर किया, पीछे हो गया, पीछे छूट गया, तो आप अपने कारण से छूटे हैं ना। आपके लिए सरकार ये जो आगे बढ़े हुए लोग कहाँ दोषी हो? बिल्कुल ठीक है, वो तो नहीं वो तो दोषी नहीं हुए, आप अपने कारणों से पिछड़े, जो अपने कारणों से पिछड़ेगा उसके लिए कहीं कोई व्यवस्था है नहीं है। नहीं, सवर्ण क्लास में देखिए, इधर आगे मान लेगा मेरी गरीबी का बात होगा ना, सवर्ण क्लास में भी जो आप आगे हैं चाहे पीछे हैं, क्योंकि आपको रिजर्वेशन इसलिए नहीं मिला कि आपके साथ किसी तरह का प्रताड़ना नहीं हुआ। आप अमीर रहिए गरीब, लेकिन आपको जातीय आधार पर किसी तरह का प्रताड़ना आपके साथ नहीं हुआ, इसलिए आपको कोई फैसिलिटी नहीं मिला। अभी आप देखिएगा, आप तो एडवोकेट हैं, आप देखते होंगे कि कोई सामान्य परिस्थिति में जिसकी मृत्यु मरता भी है ना, तो उनको कोई मिलता है पैसा राशि, क्या मुआवजा राशि, लेकिन वही जिसको एक्सीडेंट हो गया, कोई एक्सीडेंट में मर गया, कोई मान लीजिए कि किसी को कोई मर्डर कर दिया, मतलब अननेचुरल मान लीजिए जो डेथ हुआ, तब सरकार को लगता है कि नहीं, तो अगर वो मर गया तो उसको बच्चों को हमको देखना काम है, तब उसके लिए अलग से फैसिलिटी दिया जाता है। तो कहने का मतलब जहाँ आपका दोष रहेगा, अपने सेल्फ से जाइएगा तो वहाँ आपको कोई फैसिलिटी नहीं, लेकिन व्यवस्था के कारण अगर आपको दिक्कत है तो आप सरकार को देती है। ठीक है, तो यही सब बात है। तो ठीक है, तो आंदोलन को आगे हम लोग बढ़ाएंगे, और हमको लगता है कि 21 अगस्त को जो है भारत बंद का आह्वान है, तो उसको भारत बंद में जम के रहना है, और नहीं विचार करना और आगे बढ़ाना है, और आंदोलन को सफल बनाना है। जय भीम, जय भारत, जय सर।